पाकिस्तान में इस साल जो बारिशें हुई हैं वो पिछले 30 साल की एवरेज से 190% ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में मानसून का सिलसिला जून के मिड में स्टार्ट हुआ था। जुलाई एंड तक पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज सैलाब की वजह से डूब चुके थे। तब तक सारे पॉलिटिशियंस ब्लेम गेम और पॉलिटिक्स खेल रहे थे। पाकिस्तान ने जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी वो अगस्त के तीसरे हफ्ते में जाके डिक्लेयर की थी। तब तक पाकिस्तान में बहुत नुकसान हो चुका था और टोटल 160 डिस्ट्रिक्ट्स में से 116 डिस्ट्रिक्ट्स ज़ेरे आब आ चुके थे। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स 16 मिलियंस बच्चों समेत 33 मिलियंस लोग पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। 14 जून से लेकर अब तक 350 बच्चों और 207 औरतों समेत टोटल 1100 से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और 1600 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं। 950,000 मकानात को नुकसान पहुंचा, 287,000 मुकम्मल तबाह हो चुके हैं और 500,000 से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं और ऑलमोस्ट 17,600 स्कूलों को नुकसान पहुंचा है। अबव 800,000 मवेशी ज़ाया हुए, ऑलमोस्ट 3,200 किलोमीटर्स रोड मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो गई और 149 ब्रिजेस को नुकसान पहुंचा। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान का $4 बिलियन का नुकसान हुआ और एज पर सेंट्रल बैंक आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6% से कम होकर 3 या 4% पे आ सकती है। इतने बड़े सैलाब की इतनी ज़्यादा तबाहकारियों की वजूहात क्या हैं? आपकी क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर ने बोला है जी ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था। क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग है क्या? अगर आसान अल्फाज में बोलें तो ज़मीन के ओवरऑल टेम्परेचर में बतदरीज इजाफा, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एट सम सॉर्ट शी इज़ ओके, यस ग्लोबल वार्मिंग इज़ रियल। ग्लोबल वार्मिंग की सबसे मेजर रीज़न कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है और उसके मेजर सोर्सेज आपकी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़, आपके पावर हाउसेज, आपके प्लेन्स, आपकी व्हीकल्स और बड़े पैमाने पर जो आपकी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सरगर्मियाँ होती हैं वो सारे मेजर सोर्सेज हैं CO2 की एमिशन के। कार्बन डाइऑक्साइड का मेन फंक्शन क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का मेन फंक्शन जो होता है वो आपकी ज़मीन को गर्म रखना होता है, लेकिन एक बैलेंस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ज़मीन को एक बैलेंस टेम्परेचर देता है। जब इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से CO2 की एमिशन बढ़ेगी तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। ज़मीन पर ओशंस ज़्यादा हैं, आपका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हीट वेव्स आएंगी, उन हीट वेव्स को ओशंस अब्जॉर्व करेंगे। ओशंस जब उन हीट वेव्स को अब्जॉर्व करेंगे तो आपकी बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो सी लेवल ज़्यादा होगा और जब सी लेवल बढ़ेगा तो सैलाब आएगा। और सी लेवल की बात करें तो पिछले 100 साल में 1901 से लेकर 2000 तक ये 8 इंच तक बढ़ चुका है, जबकि 2001 से लेकर 2020 तक लास्ट 2 डेकेड्स में ये उससे दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इंटेंस रेनफॉल सामने आएंगे, जैसा कि अभी पाकिस्तान में हुआ है। इसके बहुत ज़्यादा और इफ़ेक्ट्स भी होंगे। आपकी हीट वेव्स की वजह से फसलें सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, आपके मवेशी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे और इंटेंस हीट वेव्स की वजह से बहुत सारे रीजन्स में आपके इंसान भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान इसकी वजह से दुनिया का 8th मोस्ट इफेक्टेड कंट्री है, जबकि पाकिस्तान CO2 एमिशन में पर कैपिटा के हिसाब से 158th नंबर पर है। टॉप 4 कंट्रीज़ में आपके चाइना, USA, रशिया और इंडिया आते हैं। एज ऑफ 2018 पाकिस्तान का कम्युलेटिव लॉस सैलाब की वजह से $38 बिलियन से ज़्यादा था। 12,300 से ज़्यादा लोगों की डेथ हुई, ऑलमोस्ट 200,000 विलेजेस तबाह हुए और 24 बड़े सैलाबों की वजह से ऑलमोस्ट 617,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया मुतासर हुआ। इतना बड़ा नुकसान जी ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था, इस स्टेटमेंट से जस्टिफाइड है। पाकिस्तान में हर साल मानसून में कुछ एरियाज डूब जाते हैं, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। क्लाइमेट चेंज को हम एक रीज़न मानकर चलते हैं। पाकिस्तान में पिछले 40 साल में कितने बड़े डैम्स बने हैं? ज़ीरो। पाकिस्तान में रूरल और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर फ्लड की रोकथाम के लिए कितना काम हुआ है? नील। पाकिस्तान में फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में क्या कोई ऐसे बंद बांधे गए जो सैलाब का रुख मोड़ सकें या पानी का रुख मोड़ कर किसी और एरिया की तरफ कर सकें? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसा काम किया गया है। क्या फ्लड जोन एरियाज से लोगों को हटाने पर कोई काम किया गया? नहीं। क्या फ्लड जोन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन रोकने पर कोई काम किया गया? नहीं। इवन के आपके दरियाओं के अंदर दरियाओं की ज़मीन यूज़ करके कंस्ट्रक्शन की गई।
क्या फ्लड जोन एरियाज़ में कोई एंटी फ्लड गैजेट्स इंट्रोड्यूस या प्रोमोट करवाए गए? नहीं। क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से आपने कोई नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई? नहीं। 2010 में पाकिस्तान में बहुत बड़ा सैलाब आया था। उसके बाद से अब तक पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की गवर्नमेंट आ चुकी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपके इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए सीरियस नहीं है। जब नुकसान हो जाता है, जानें चली जाती हैं, तो आपके सारे पॉलिटिशियंस एक्टिव हो जाते हैं, आपकी सारी एनजीओज एक्टिव हो जाती हैं, कोई चंदा करना स्टार्ट कर देता है, कोई इमदादी कामों के लिए भाग दौड़ में मसरूफ़ हो जाता है। भाई ये सारे काम आप लोगों को सैलाब आने से पहले करने थे। फ्लड जोन एरियाज़ में कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी लगाएं। जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है उन लोगों को वहाँ से कहीं और मूव करें, एंटी फ्लड गैजेट्स इंट्रोड्यूस करवाएं, उनको प्रमोट करें और फ्लड जोन एरियाज़ में पानी का रुख मोड़ने के लिए छोटे छोटे बंद बांधें। नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाएं, इसके लिए प्रॉपर बजटिंग करें, इस पर काम करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पाकिस्तान में बड़े डैम्स की कंस्ट्रक्शन पर काम करें, जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इन सब पर काम नहीं होगा तो अल्लाह ना करे ये सैलाब अगले साल भी आएगा, उससे अगले साल भी आएगा और आता रहेगा। आप सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके सैलाब ज़दगान की मदद करें, किसी ऑथेंटिक एनजीओ को डोनेट करें, उनके लिए दुआ करें। और गवर्नमेंट और एनजीओ से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपनी रेस्क्यू टीमों को एटलीस्ट इतना इफ़ेक्टिव बना दें कि 4 से 5 घंटे काफ़ी हों किसी बंदे को बचाने के लिए, क्योंकि आप ज़िंदगी और मौत से 5 घंटे तक लड़ने वाले उन 5 भाइयों की फैमिली को जाकर ये नहीं बता सकोगे कि ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है और हम उनको क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं बचा सके। अल्लाह ताला पाकिस्तान का और हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।